कि जब से मैं विधायक बना हूँ तब से लेकर के और आज तक 93 सड़कें मैंने बनवाई हैं ग्रामीण, यूपी में, पूरे यूपी में जी। टॉप क्लास का ब्लॉक 850 ब्लॉक हैं पूरे यूपी में। जी जी। उन 850 ब्लॉक में टॉप क्लास का ब्लॉक हमारा जमुना आया है। एक चीज़ जानता हूँ, राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है शंकराचार्य जी भी राम के नहीं हुए? आप हमारा इशारा आप समझिए। जी। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज मैं उन शख्स के बगल में बैठा हूँ, वो शख्स जो कभी अपने श्रावस्ती में एक भी बीजेपी के झंडे लेकर कोई नहीं निकलता था, लेकिन उस टाइम में भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव थे और आज यहाँ के विधायक हैं। माननीय विधायक श्री रामचरण पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात मैं और इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं था अपने विधानसभा में, अपने श्रावस्ती में, उस टाइम में भी भाजपा से इस श्रावस्ती को भाजपा में करने वाले माननीय रामचरण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। देखिए, इस वक्त बीजेपी सवालों के बीच में घिरी हुई है, तरह तरह के सवाल हैं लोगों के और कुछ नाराज़गी भी है। ऐसा क्यों चल रहा है? ना कोई नाराज़गी है और ना किसी सवाल में भाजपा गिरी हुई है। किस सवाल के घेरे में भाजपा गिरी है बताइए। एक बड़ा सवाल है कि कहते हैं कि देश की सीमा पे जवान और खेतों में किसान, ये दोनों टाइट होने चाहिए, लेकिन आज जो खेत में किसान हैं उनकी हालत थोड़ा बदतर है। उनको हर जगह लाइन लड़ना पड़ता है, चाहे वो तेल के लिए हो, चाहे वो खाद के लिए हो। देखिए, जो ये युद्ध हो रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी क्राइसिस हुई है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई है कि कोई किसान खाद के लिए कहीं परेशान हो। हमारे श्रावस्ती में किसी को कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि तेल और खाद ये सब विदेश से आते थे, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैनेजमेंट करके और लोगों को काम चलाऊ सरकार कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। अभी एक बात आपको याद दिला दें कि हम करीब 2 साल पहले आपका यही पॉडकास्ट लेने आए थे। आपने एक बात रखी थी कि हम युवाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं और लोगों के रोज़गार के लिए हम सरकार से किसी एक मिल की या फिर इंडस्ट्रियल एरिया की मांग कर रहे हैं। तो वो धरातल पर अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखिए, दिख क्यों नहीं रहा है। मैंने इंडस्ट्रियल के लिए चीनी मिल की मांग किया है जी, और वो प्रक्रियाधीन है, उसकी कार्रवाई चल रही है। और विकास के नाम पर तो काफ़ी कुछ विकास हुआ है। आप देखिए, श्रावस्ती में जो कॉरिडोर बन रहा है ये विकास की एक नई गति देने वाला है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, विस्तारीकरण होने जा रहा है, ये एक नई मिसाल बनने जा रहा है। लोगों को युवा रोज़गार मिलेगा, लोगों के आवागमन की सुविधाएं अच्छी होंगी, लोगों का पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और निकट भविष्य में हमारे श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और कोई न कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री भी लगेगी। तो जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कुछ जैसे अभी आपके 10 साल करीबन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मित्र, क्योंकि ज़िला अभी नया है जी, 1997 में ज़िला बना है जी, और जब ज़िला बना था तो यहाँ ज़िले में इसकी स्थिति बद से बदतर थी जी। और जब से ज़िला बना तब से सत्ता उत्तर प्रदेश की दूसरे दलों के हाथ में थी और देश को आज़ादी को करीब 1947 के बाद आप जोड़ लीजिए लगभग 80 वर्ष होने जा रहा है। जी जी। और 80 वर्ष का कचरा आप ये सोचिए कि 5 वर्षों 10 वर्षों में साफ़ हो जाएगा, तो इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। इसमें अभी 5 वर्ष का समय और चाहिए। एक पंचवर्षीय योजना जब हमारे योगी जी को और मोदी जी को मिलेगी तो ये श्रावस्ती विकसित श्रावस्ती की श्रेणी में पूरी तरीके से हो जाएगा। युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, किसानों की आमदनी भी दुगनी होने की स्थिति में आ चुकी है। जिस तरीके से किसानों को बढ़ावा और अन्नदाता किसान के लिए जो हमारी सरकार ने किया, जब से कोरोना काल आया है तब से लेकर के और अब तक के सरकार मुफ्त में गरीबों को राशन दे रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये श्रावस्ती हमारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट था, अति पिछड़ा जनपद था, लेकिन अब ये विकसित जनपद की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। निकट भविष्य में ये विकसित जनपद की श्रेणी में सुसज्जित आपको श्रावस्ती दिखाई देगा। यहाँ रेल लाइन नहीं थी, वो भी मंजूरी हो गई, प्रक्रियाधीन है, कार्यक्रम चालू हो गए हैं, एयरपोर्ट बन गया है और सबसे बड़ी मांग हमने एक किया जो मंजूर हो गया है
भिनगा को ज़िले में बस डिपो की मांग किया था। जी। बस डिपो भी स्वीकृत होगा निकट भविष्य में। यहाँ श्रावस्ती डिपो के नाम से बसें चलेंगी, यहाँ डिपो होगा और बस अड्डे तो बने हुए हैं लेकिन डिपो नहीं था, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। और सड़कों का तो जाल पूरी तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले में बिछा दिया है, लेकिन श्रावस्ती को एक नई सौगात, अलग से सौगात दे करके मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जब से मैं विधायक बना हूँ तब से ले करके और आज तक 93 सड़कें मैंने बनवाई हैं ग्रामीण। मतलब आपने जब से आप निर्वाचित होकर यहाँ से गए हैं जी, कुल 93 सड़क 93 सड़क ग्रामीण बनवाई हैं। ODR MDR को छोड़ दीजिए, मतलब ये डाटा है पूरा? ये डाटा मेरे पास है। जी। और आप क्षेत्र में जाइए, अगर आप यहाँ के हैं तो आप 10 साल के पहले क्या स्थिति थी, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव को मैंने पिच रोड की कनेक्टिविटी से न जोड़ा हो। सारी सड़कें हमारी कंप्लीट हैं, दिखाई दे रही हैं। ये कहने की बात नहीं, इसके अभिलेख है, डाटा हैं। आप दुनिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, तो ये कहने की कोई बात नहीं। और रही बात ODR की, जो पतली पतली सड़कें थी, बड़ी बड़ी सड़कें, आप बताइए जो बहराइच से ककरदरी मार्ग था, 2017 से पहले सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क थी, 3 मीटर चौड़ी सड़क थी। और जब मैं विधायक बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 73 करोड़ 2 लाख रुपया स्वीकृत करके वो 7 मीटर चौड़ी सड़क बनवा दिया। आज लपलपाती हुई, चमचमाती हुई सड़क बहराइच से ककरदरी मार्ग का ये 29 किलोमीटर की सड़क है। किलोमीटर 13 से लेकर के किलोमीटर 42 तक 29 किलोमीटर की ज़िले की सबसे बड़ी सड़क को चौड़ीकरण कराया। और वो सड़क पुनः मुख्यमंत्री जी ने, वो स्टेट हाईवे की सड़क थी, तो उसको पिछले वित्तीय वर्ष में ले करके और उस पर 122 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया। वो सड़क अब 10.5 मीटर चौड़ी होने जा रही है, काम लगा हुआ है। आप जाते हैं तो जब गौर कीजिए, बहराइच से ककरदरी मार्ग पर जो बहराइच से मल्हीपुर की सड़क गई है उस पर काम चल रहा है। वो सड़क, जितनी सड़क ये हाईवे चौड़ी है, इतनी चौड़ी सड़क को बनने जा रही है। और गिलौला से लक्ष्मण नगर की सड़क आप देख लीजिए, पतली सड़क थी, चौड़ीकरण हो गया। इकौना से पांडेपुरवा बन गया, भिनगा से शमरी बन गया, शमरी से इकौना बन गया, इकौना से पयागपुर बन गया, गिलौला से खुटेहना रोड बन गया। और इकौना से खरगूपुर को जो रास्ता जाता है वो सड़क बन रही 7 मीटर चौड़ी, जो सीधे विभूतिनाथ को जोड़ती, वो बन गया। कटरा से लालबोझी बॉर्डर जहाँ जनपद बलरामपुर का पड़ता है, 17 किलोमीटर सड़क को बन के कम्प्लीट हो गई है। चौड़ीकरण उच्चीकरण सड़कों को मिला करके अब हमारे ज़िले चौड़ीकरण की सड़कें बहुत कम बची है। और यही नहीं, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारा जो दुआबा क्षेत्र था, दुआबा में कई पुलों की मांग जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के चल रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन ये योगी जी के सरकार में मैं बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 2022 में 22-23 में माननीय लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिलौला से सिसवारा घाट का पुल बना के खड़ा कर दिया, तैयार हो गया। पहले सिसवारा के लोग गिलौला जाते थे, गिलौला से लक्ष्मण नगर से भिनगा जाते थे, 45 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। आज वो सीधे पुल बन जाने से 12 किलोमीटर में सीधे भिनगा की दूरी तय कर रहे हैं। दुआबा के लिए एक सौगात दे दिया, बहुत बड़ा वरदान दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और 23-24 में जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, कौना से ककरा घाट का जो पुल जाता है सीधे लक्ष्मणपुर बाजार को जोड़ता है, इस सड़क पे भी, इस पुल पे भी काम लगा हुआ है। इसी बरसात के बाद ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 73 करोड़ रुपया इस पुल पे दे दिया। ये भी दुआबा के लिए वरदान हो गया। और 25-26 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कटरा से मथुरा घाट का पुल भी 74 करोड़ की लागत से स्वीकृत कर दिया, जिस पे काम चल रहा है। निकट भविष्य में ये सब पुल बन के तैयार हो जाएंगे तो हमारा जो दुआबा क्षेत्र था वो दुआबा नहीं रह जाएगा, वो पूरी तरीके से विकसित क्षेत्र की तरीके से विकास की तरफ भगेगा। जिनकी ज़मीन की कीमत 5,000 और 10,000 रुपये बीघे थी, आज वो 20 लाख रुपये बीघे ज़मीन हो गई। कनेक्टिविटी हो जाने से, पुल हो जाने से बाढ़ से निजात मिलेगी और जनता को, किसान को, गरीब को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अगर देख रहे हैं तो कितना बड़ा इजाफा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हमारे 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले में
लगभग 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। अपने ज़िले में तो नहीं बनने वाला है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी के ये कार्य योजना में है और जो बचे हैं वो निकट भविष्य में बन जाएंगे। और आप ज़रा देखिए कि स्वास्थ्य में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। आप इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो हाईवे का है, आप चले जाइए देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के किसी CHC पर आपको AC की इमरजेंसी नहीं मिलेगी। यहाँ 6 AC मैंने लगवा करके AC में इमरजेंसी यहाँ संचालित हो रही है। बहुत बड़ी सौगात योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यही मोटी मोटी बातें हमें करनी थी। इसे एक बात पूछनी थी, आपने इतना डाटा हमको बता दिया, इतना डाटा एक साथ याद कैसे रखते हैं? अब ये तो आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी आप बदल नहीं सकते। हाँ वो तो नहीं बदल सकते। जिसको सरस्वती जी ने जो दिया है बिल्कुल उसको आप नहीं छीन सकते हैं जी। स्टैमिना होती है। हाँ वो होता है। वैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछनी था, आपकी घर में ज़्यादा चलती है विधानसभा में? हमारी हर जगह ज़्यादा चलती है। हाँ विधानसभा में जाता हूँ तो क्षेत्र की समस्या लेकर के जाता हूँ जी क्षेत्र की जनता के लिए। तो आप देख रहे हैं जी जी जब से देश आज़ाद हुआ इस विधानसभा का कोई विधायक सदन में खड़ा होकर मैंने नहीं देखा बोला, लेकिन जितने बार सदन होता है मैं अपने क्षेत्र की समस्या को, जनता के पटल को और देश के पटल पे रखने का काम करता हूँ। हर विधानसभा के दौरान मैं कोई ना कोई क्वेश्चन अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगाता रहता हूँ। अच्छा, एक टाइमिंग होगी कि हाँ इतने टाइम के बाद शायद ये जो अपने ज़िले में पिछड़ा जिला का टैग लगा है वो शायद ख़त्म होगा। पिछड़ा जिला अब नहीं बचा है जी। अभी तक 5 ब्लॉक में एक्सप्रेशनल ब्लॉक हमारा जमनहा था जी। लेकिन अभी जो सेमिनार हुआ है उसमें जमनहा ब्लॉक पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप कर दिया विकसित में। अभी जो सरकारी डाटा आया है उस डाटे में जमनहा ब्लॉक हमारा पूरे यूपी में जी टॉप क्लास का ब्लॉक 850 ब्लॉक हैं पूरे यूपी में जी जी। उन 850 ब्लॉक में टॉप क्लास का ब्लॉक हमारा जमनहा आया है। इतना विकास किया है। आप जमनहा में जाइए, एक सिद्दीकी जी हैं, उनका आप जरा जरबेरा की बाग देख लीजिए, कितना गजब की फुलवाड़ी करते हैं। उनका फूल विदेशों में जाता है। अपने जमनहा से विदेश में जाता अपने जमनहा से विदेश में जाता है। आप जरा जमनहा के क्षेत्र में जाइए, नहीं जाएंगे तो एक सिद्दीकी जी, आप पूछे कि सिद्दीकी जी की फूल की बाग कहाँ लगी है। वो मेरे ख्याल से 4 हेक्टेयर में फूल की बाग लगाए होंगे। इनका फूल विदेशों में जाता है पैक होकर के, तो अब श्रावस्ती पिछड़ा कहाँ रह गया। हाँ वो तो है। वैसे एक बात और, पार्टी आपको तीसरी बार टिकट किस आधार पे दें? तीसरी बार नहीं, चौथी बार देने जा रही है। अच्छा चौथी बार देनी? हाँ तो चौथी बार। मैं 12, 17, 22 3 चुनाव लड़ा हूँ। हाँ जो हमारा ग्राफ है जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित होकर के टिकट बांटती है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ जी। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं टिकाऊ हूँ। आप बिक नहीं सकते, आप टिक सकते हैं। हम 1983 में पढ़ाई छोड़े जी। और 1984 में 25 पैसे का सामान्य सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का लिया था और 2 रुपये में सक्रिय सदस्य बना था। तो मैं बूथ अध्यक्ष था, मैं सेक्टर अध्यक्ष था, मैं मंडल में उपाध्यक्ष था, मंडल मंत्री था, मंडल कोषाध्यक्ष था और 16 अगस्त 2007 को मैं जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं 3 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी। 2016 तक मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जब कोई भाजपा का झंडा नहीं लगाने वाला था जी जी। तब मैंने भाजपा को अपने खून से सींचा है। तो मैं पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ। पार्टी को लग रहा है कि ये मेरा विश्वासी कैंडिडेट है, ये भगाऊ नहीं है, भगेड़ू नहीं है, मेरा टिकाऊ है, इसलिए पार्टी यहाँ कोई नहीं है कहने के लिए। तो हम कहते हैं मोदी जी के सामने चुनाव लोग नहीं लड़ते हैं, अटल जी के सामने नहीं लड़ते हैं बिल्कुल। तो लड़ने का सबको अधिकार है जी। पार्टी में भी लोगों का दीवार लेखन का अधिकार है जी, होल्डिंग लगाने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है। ये तो निर्णय केंद्रीय टीम करती है, प्रदेश टीम यहाँ से भेजती है, केंद्रीय टीम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये निर्णय करता है कि हमको किसको टिकट देना है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो 10 वर्षों में काम किया है और जो मेरी करीब 40 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की तपस्या है उस तपस्या का लाभ हमें मिलेगा। और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। हमारी धर्मपत्नी तीसरी बार इस ब्लॉक की प्रमुख हैं, इकौना ब्लॉक की। इकौना ब्लॉक की
2010 में मैं जब जलजलाती हुई गवर्नमेंट बहुजन समाज पार्टी की जी। थी, तब मैं चुनाव जीता था। 2016 में जब समाजवादी पार्टी की बिल्कुल हर जगह गुंडई हो रही थी, देवी पाटन मंडल में 44 ब्लॉक हैं, जी। 44 में 43 ब्लॉक पे कब्जा समाजवादियों का हो गया था जी। ज़बरदस्ती। लेकिन इकौना ब्लॉक ऐसा था जहाँ पे चुनाव हुआ और हमारी धर्मपत्नी 4 वोटों से चुनाव जीत करके फिर प्रमुख बनी और 2021 में निर्विरोध प्रमुख बनी, तीसरी बार वो ब्लॉक प्रमुख हैं। तो पार्टी में रह करके, एक स्थान रह करके हमें बहुत कुछ लाभ मिला और जो कुछ मेरे पास है पार्टी का दिया हुआ है, पार्टी के नाम पर है, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। और मेरा शरीर भी पार्टी का है। मैं अपने बच्चों से मरने के समय कह जाऊंगा कि बेटा जब मैं मरूंगा तो हमको इसी केसरिया में जी। आप दफना दीजिएगा, आप दूसरा दल ना बदलिएगा आप लोग। तो हमारा ब्लड आरएसएस का है, हमारा ब्लड भारतीय संस्कृति का है, हमारा ब्लड भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, जी। मैं उसका बेटा हूँ, तो मैं अपने माँ से अलग जीवन में नहीं हो सकता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है। ऐसा क्या अपने बेटे को भी कहीं शिफ्ट करेंगे? नहीं, बेटे जो हमारे अपना काम कर रहे हैं जी। देखिए, किसी की कोई भाग्य नहीं ले पाया है। एक कहावत है कि 2 फूल फूले किस्मत जुदा जुदा है, और एक का बना है सेहरा एक कब्र पे चढ़ा है। अगर उनकी भाग्य, उनकी रुचि, किसी की बिजनेस में रुचि होगी जी। किसी की राजनीति में रुचि होगी जी। तो जिसको राजनीति में रुचि होगी तो पैरल मैंने तैयार कर दिया है, ज़मीन मैंने तैयार कर दिया है, जी। और उस ज़मीन पे वो अपना जितना कर पाए, फल फूल पाए, फले फूले। ये कौन दिखाया? वो तो है। वैसे एक सवाल ये भी रहेगा कि विपक्ष का कोई ऐसा नेता जो शायद इस विधानसभा में खड़ा हो तो फिर उससे आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, ये खड़ा हो जाएगा तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी? हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जिसकी मर्जी हो वो खड़ा हो जाए जी। और जिसकी मर्जी हो वो ना खड़ा हो। जी। हमारा उससे कोई मैं तो हमें केवल एक चीज़ दिखती है कि जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे मुझे चुनाव में विपक्षी दिख रहा है कि मैं किस कला से, किस मेहनत से, और जनता का जब आशीर्वाद मिलेगा तो किसी के खड़ा उड़ा होने से कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मैंने एक लाइन में कहा, सबको अधिकार है लड़ने का। हर पार्टियाँ लड़ाती हैं, अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं। क्या 403 विधानसभा 403 तो भाजपा नहीं जीत पाएगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो सबको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसका जहाँ हक और अंश होगा वो अपना लेके जाएगा। मैं जनता के बीच में जो काम किया है, जो मैंने मेहनत किया है और जनता के बीच में जो मेहनत करता हूँ, आप आए हैं, आपको मैंने 2 घंटा वेटिंग किया, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। ठीक है कि आप देखिए, मैं जनता को नहीं छोड़ा है। हाँ, वो तो है। जनता प्राथमिकता है। जी बिल्कुल। और ये जो भोली भाली जनता आती है जी। ये पब्लिक है, सब जानती है। जी। तो जो मेरा किया हुआ कर्म है जी। वो जाया नहीं जाएगा, वो बाँव नहीं जाएगा किसी भी दशा में। जनता का आशीर्वाद जब तक मेरे ऊपर रहेगा मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। और किसी कारण से जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। मैं जनता की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जब विधायक नहीं था तब भी 9 साल मैंने जिला अध्यक्षी किया, तब भी जनसेवक किया है। जनता के बीच में जा कर के जनसेवा मैंने किया है, और जनसेवा का प्रतिफल है कि जनता ने मुझे अपने सिर मोहर बना करके और मुझे पदासीन किया। तो मैं विधायक नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। जनता के हर अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। वैसे मैं कोई देव नहीं हूँ, मनुष्य से गलतियाँ भी हो जाती हो सकता है, अनजाने में कोई गलती भी हो रही हो, लेकिन जब मैं उस गलती को मुझे पता चलता है तो मैं उसका प्रायश्चित भी कर लेता हूँ। जब कोई विपक्ष का ऐसा नेता जो आपको देखने में अच्छा लगता हो, मैं ये इस लेवल की बात नहीं कर रहा विधानसभा लेवल की, लेकिन ऊपर भी मतलब ऐसा नेता हो जो आपको अच्छा लगता हो कि भाई ये नेता है, ये संग विपक्ष का है, फिर भी इसकी सारी कंडीशन अच्छी लगती हो? देखिए जी, नेता मनुष्य बताया तो कि सबका नेचर और सिग्नेचर अलग होता है। और जो विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता देखने लायक और कहने लायक कोई नहीं है। इसलिए ये लोग जातियों को, पार्टियों को बांट करके देश को बांटने का राजनीति करते हैं। चाहे माननीय अखिलेश यादव हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेसियों ने देश को 70 सालों में खोखला कर दिया, कुछ नहीं रखा। ये भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा थी
2024 में 2014 में माननीय मोदी जी का पदार्पण हो गया, नहीं तो हमारा देश ये फिर से बिक जाता, गुलाम हो जाता अंग्रेज़ों के हाथ, हम लोग अंग्रेजी हो जाते। गुलामी की झेल, उस दंश को मुझे झेलना पड़ता, लेकिन भगवान की महिमा है। इसीलिए कहा गया है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा, हर कृपा बहु सज्जन पीरा। तो प्रभु ने सोच लीजिए कि मोदी रूपी आदमी को, मानव को इस धरा पे उतार करके उस देश की अस्मिता को बचाया। आज वही मोदी है कि जब विदेश में जाता है तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष गुलदस्ता लिए पल के बिछाए इंतजार कर रहा कि मोदी आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ाया है। हाँ, और क्या। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज, एक पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है। आप जरा बताइए 2017 से पहले हमारी बहनें सुरक्षित थी क्या? यही जब मार्केट में दिन डूबने के बाद नहीं निकलती थी कि अभी हमको गुंडे उठा ले जाएंगे, लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की नीति बना करके जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज देने का काम किया है, मैं अपने योगी जी को एक नहीं 1 लाख बार बधाई देना चाहता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी उम्र में से भी उनको 10 साल उम्र दे दीजिए, ऐसे वो बने रहें और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होता रहे। आज किसी मनचले की हिम्मत नहीं किसी बहन को छेड़ दे। 12 बजे रात में लखनऊ की सिटियों में, कानपुर की सिटियों में, मेरठ की सिटियों में, गाजियाबाद नोएडा की सिटियों में, इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या की सिटियों में हमारी बहनें स्कूटी से 12 बजे रात में मार्केटिंग करती हैं। किसी की औकात नहीं किसी बहन की तरफ देख ले। और अगर किसी ने कहीं भूल चूक से गलती कर दिया तो अगले चौराहा पहुंचते पहुंचते उसका हिसाब किताब लेने के लिए योगी जी की पुलिस तैयार है, वहाँ हिसाब अदा कर लेती है। लेकिन फिर भी रेप तो हो जा रहे हैं, रेप कहाँ कंट्रोल किया है? देखिए, ये रेप कोई आपराधिक घटना विशेष जो जैसे किसी का किडनैप करना, किसी का अपहरण करना, रेप ओप की घटनाएं ये सुनियोजित ढंग से होती चली आ रही है। ये रेप की जो घटनाएं हो रही हैं ये छिटपुट छोटे छोटे बजाय रेप की घटना से कहीं कोई जा रहा है तो कर लिया, लेकिन जो आरोपी है वो जेल नहीं जा रहा है। रेप की घटना होती है उसका पर्दाफाश नहीं होता है। गैंगस्टर लगाए जाते हैं, नक्शे लगाए जाते हैं, कोई बस थोड़े पा रहा है। पहले आरोपी जितने होते थे ये मूछें फैला करके और टहलते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब भी तो टहलते हैं ना। अब देखिए प्रदीप सिंह सेंगर को देखिए जो कानपुर के उन्नाव के थे, अभी वो कहाँ है? जेल में तो पड़े हैं। हाँ जेल में, लेकिन उनके ऊपर जो रियल्टी की धारा लगनी चाहिए, रियल्टी होना चाहिए, वो कहाँ? अब इससे बड़ा कानून के हाथ कितने मजबूत हैं आप बताइए। वो 8 साल से जेल में पड़े हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जो अपने को एक बाहुबली मानते थे 8 साल से जेल के शिक्षों में पड़े हुए हैं। हिसाब किताब तो लेने के लिए योगी सरकार बैठी हुई है। लेकिन फिर भी उतना न्याय कहाँ मिल रहा है ना भाई? जिस बच्ची का रेप हुआ है उसको न्याय सही से मिलना चाहिए। नहीं, जितनी धाराएं आईपीसी की थी बनती थी उतनी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई और उसके बाद में मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट का निर्णय है कि क्या कर रहा है। जी, सरकार ने तो अपना काम करके ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर भी न्यायपालिका बैठी हुई है। अब न्यायपालिका कितना मजबूती से बैठी हुई है इसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं है। बिल्कुल। अभी राम मंदिर में चोरी वगैरह हुआ, इससे क्या लगता है कि भाई ये आस्था पर ये देखिए जी जो लोग कह रहे हैं राम मंदिर की चोरी हुई उस पर कार्रवाई हो रही है, SIT की जांच हुई, लोग जेल भी जा रहे हैं, इसमें बचेगा कोई नहीं। और जो लोग कह रहे हैं, जो वितंडाबाद कर रहे हैं, यही जरा देखिए कि जब दूसरे की सरकारें थी तो वक्त की जब कितनी ज़मीनों, कितनी 1000 एकड़ ज़मीनों पर नाजायज़ लोगों ने, एक विशेष जात के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जो आज योगी जी हमारी खाली करवा लें। इसको नहीं कहते हैं कि मैंने अपने सरकार में ये किया। राम की आस्था से खिलवाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी वक्फ की ज़मीनें जो इन लोगों ने कब्जा कर लिया, नजूल की ज़मीनें जितना कब्जा कर लिया, सब बिल्डिंगें गिर रही हैं। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी लखनऊ में मार्केट गिर गई, गाजियाबाद में पूरी की पूरी बाजार गिर गई। ज़मीन को कब्जे में करा, उसको योगी जी गरीबों के नाम पट्टा देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, अभी अपने ज़िले में करीबन 14 तारीख को शंकराचार्य जी आ रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य का अपना विषय, संत के ऊपर हम कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, वो उनका विषय है। वो आ रहे हैं, उनकी भावना कहाँ लगी हुई है और क्या कर रहे हैं,
लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है शंकराचार्य जी भी राम के नहीं हुए? अब हमारा इशारा आप समझिए जी। कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, जहाँ पे जो राम के अगेंस्ट कोई कदम उठावे वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। नहीं, फिर भी वो हमारे सनातन धर्म के भाई सबसे वो उच्च पद पर बैठे शंकराचार्य हैं। वो आ रहे हैं, मैंने एक लाइन में कहा कि उन पे मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। वो शंकराचार्य हैं, उनका 1000 बार अभिनंदन है, उनका अपना विचार है, उनकी भावना है। वो कहाँ आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये उनका अपना विचार है। लेकिन उनके साथ भी एक छलावा हो रहा है जो मैं बताऊँ। आप बताइए, क्या अखिलेश भाई आज तक राम जी का दर्शन करने आए कभी? नहीं हैं? नहीं। हिंदू नहीं हैं? हैं? कृष्ण जी का दर्शन करने गए? नहीं गए। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। हाँ बिल्कुल। तो 4 बार मुख्यमंत्री वो उनके बाप मिला के थे। हाँ। क्यों नहीं मथुरा को अलग कराया बाबरी उस मस्जिद से? कराना चाहिए। शायद ये मुआई समीकरण बिगड़ जाए। हाँ? ये मुआई समीकरण। तो ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है और देश की राजनीति करती है कि हमारा देश मजबूत होगा तब हम मजबूत होंगे। जो 500 सालों की हमारी आस्था भगवान राम थे, उसको मोदी जी ने एक झटके में, आप देखिए कि राम मंदिर का निर्माण भी करा दिया और रामलला को स्थापित भी कर दिया। जी। एक बड़ा सवाल है लोगों के बीच में रहता है और सबके दिमाग में जहाँ तक रहता है कि मान लीजिए 2027 में अगर आपका टिकट काटा जा रहा है तो फिर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। पहली चीज़ तो मेरा टिकट नहीं काटा जाएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं इनको नहीं देना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही था, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही रहूँगा। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई दूसरी पार्टी कोई ट्राई कर लिया जाए? मैंने एक लाइन में आपको बता दिया कि मैं मरने के समय अपने बच्चों से कह जाऊँगा मुझे केसरिया भगवान में बेटा दफना देना, तब इससे आगे कोई बातें नहीं बची। हाँ वैसे पार्टी को बदल देंगे। हाँ वो है। वैसे 2027 का आपका विज़न क्या होगा कि आप तीसरी बार भाई यहाँ के विधायक निर्वाचित होंगे तो क्या विज़न आप लेके चलेंगे कि 2027 में ये चीज़ें हमें करनी है? देखिए मैं बताऊँ जी, जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने एक स्लोगन दिया था कि मेरे सपनों का श्रावस्ती, और उस सपने को हमने लगभग 80% पूरा कर लिया है। जो मेरा सपना था, सड़क नहीं थी, नाली नहीं थी, खड़ंजा नहीं थे, ऐसा कोई गांव नहीं है। करीब 800 सड़कें छोटी छोटी मैंने ग्रामीण बनवाई अपने निधि से। डामर रोड की बात नहीं करता, जो इंटरलॉकिंग की बात करता, 800 सड़कें हाँ बनवाई। किसी गांव चले जाइए तो आपको मेरा पत्थर लगा हुआ जरूर मिलेगा। हमारे गाँव में भी लगा है, हर गाँव में लगता है जी। मैंने काम किया है। तो जो मेरा सपना था, अभी हमारा जो एक मुख्य सपना पड़ा हुआ है, श्रावस्ती में कोई एक फैक्ट्री खुल जाए। हाँ। और दूसरा अभी मैं मांग किया हूँ, उस पर कार्रवाई चल भी रही है, श्रावस्ती में कॉरिडोर की मांग किया है। अगर राम को मोदी जी ने स्थापित किया है तो मैं चाहता हूँ कि माँ सीता और भगवान लव कुश को हमारे योगी जी यहाँ कॉरिडोर के माध्यम से, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी आपने मांग तो कर दिया, लेकिन इस टाइम अगर आप देखने चले जाएंगे चौद्वार तो झील की हालत बहुत बदतर है। नहीं बदतर नहीं है, दरअसल में उसकी जलकुंभियाँ कई बार साफ हुई, लेकिन जलकुंभी आ जाती है। जब एक कॉरिडोर बनेगा तो इसकी जलकुंभी निकालने वाली मशीन आएगी। जिस तरीके से गोरखपुर में रामगढ़ ताल बना है उसी पैटर्न पे मैं चाहता हूँ कि श्रावस्ती झील का विकास रामगढ़ ताल पे हो। यही तो मेरी मांग है, यही तो मैं लगा हुआ हूँ कि आ जाए कम से, और ये तब आ पाएगा जब कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपया श्रावस्ती को मिलेगा। हाँ तब ये बन पाएगा। सीता द्वार से लेकर के चौड़ी सड़क बन जाएगी, आगे गेट बन जाएगा, दुकानें जो इधर उधर हैं उनको एक किनारे करके जो कॉरिडोर बनता है कि जहाँ से आप स्कूल के सामने से मुड़ते हैं वहाँ अगल बगल में कुछ ना हो, सीधा मंदिर दिखाई देना चाहिए। हाँ, कॉरिडोर बना करके लाइटिंग व्यवस्था हो जाए, परिक्रमा मार्ग बन जाए झील का। परिक्रमा मार्ग तो लगभग बन चुका है, 1-8 किलोमीटर बना हुआ है। ऐसे सिंपल मट्टी पट्टी है, सिंपल है, डामर रोड बना हुआ, आप देखते ही नहीं तो कोई क्या करे। अरे हम गए हैं
अब ये है कि बाहर किसी गांव से अलग से निकाल के बना तो जैसे गांव को उजाड़ सकते हैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, जो परिक्रमा मार्ग में आएगा जी। तो उस गांव में तो होकर के आएगा। हाँ वो तो है। इधर से आप जाइए सीधे रामपुर बनकटी हो करके और सीधे इसे निकल के बैदौरा आइए, बैदौरा से फिर आप भकरैया आइए, भकरैया से आप सीधे सीता द्वार पहुँच जाइए। परिक्रमा मार्ग पूरा बना हुआ है, 650 मीटर अधूरा था, वो भी मंजूर हो गया, बनने जा रहा है। जो सीता द्वार ताल से रामपुर वाली सड़क में मिला है वही उतना बचा था, वो भी मंजूर हो गया, टेंडर हो गया, वो भी बनने जा रहा है। लेकिन कायदे से हमारी जो सोच है कि सीता द्वार के चारों तरफ तो पहले बंधा बंधा दिया जाए सिंचाई विभाग से जी। और बंधा बंधाने के बाद में उसके ऊपर पूरा पाथवे बनवा दिया जाए, 3 मीटर चौड़ी सड़क इंटरलॉकिंग की शानदार कराई जाए, लाइटिंग उस पर कर दी, लाइटिंग। हाँ जब पूरा ताल घिर जाएगा, लाइटिंग हो जाए तो साज सज्जा हो जाएगा और उसके अंदर 1-2 टीले बने हुए हैं। हाँ है सीता द्वार में जी। वहाँ पे एक हट बनवाएंगे उसमें कि लोग स्टीमर से जाएंगे और वहाँ उतर करके जाके चाय पियेंगे। हाँ चाय भी होगी वहाँ एक कैंटीन बनवा देंगे, जी जी, रेस्टोरेंट, कि वहाँ जाएं, स्टीमर से जाएं, वहाँ बैठ करके झील में चाय पीते हैं, उसका लुक अलग होगा। मतलब नैनीताल वाला आनंद मिले थोड़ा। पूरा आनंद के लिए मैं लगा हूँ, ये मेरा सपना है जी। और चूँकि सपना इसलिए है कि मैं बाल्यकाल में सीता द्वार का पढ़ा हुआ छात्र हूँ जी। 6, 7, 8 में मैंने सीता द्वार में जूनियर हाई स्कूल तक है, जूनियर हाई स्कूल तक मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। 3 साल मैं माँ भगवती के चरणों में बैठ कर के पढ़ा है और उनका आशीर्वाद दिया है और उन्हीं की आशीर्वाद की देन है कि आज हमको पूरे विधानसभा का नेतृत्व करने का माता रानी की कृपा से मौका मिला है। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता कि शायद श्रावस्ती का विकास इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है कि यहाँ का जो सांसद है वो बीजेपी का नहीं है? सांसद से कोई मतलब नहीं है। हाँ। सांसद बीजेपी का नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री तो बीजेपी का है। हाँ वो तो है। हाँ हम कहते हैं जो प्रधानमंत्री जी का एक श्री अन्न योजना चली जी, तो क्या उसमें भाजपाई अनाज पाते हैं, मुसलमान नहीं पाते? पूरा बोरा वही ले जाते हैं। वो तो वो तो पूरा वही ले जाते हैं सब। सबसे ज़्यादा वही आप लोग कम पाते हैं। हाँ, हम लोग लेने नहीं जाते। हिंदू में जी कम लोग जाते हैं जी, लेकिन मुसलमान के लोग पूरा बोरा ले जाते हैं। हाँ आराम से भर के लाते हैं। बोरा पैक सील नहीं टूटता है। अगर 50 किलो है तो उनके पास अगर 10 यूनिट है तो पूरा बोरा लाद ली, चले गए। तो सांसद किसी का हो उससे कोई फर्क नहीं है। विधायक तो यहाँ अपना है। हाँ वो है। योगी मोदी तो अपने हैं। लेकिन फिर भी कहीं भाई फर्क पड़ता जरूर कि अब बीजेपी का सांसद थोड़ा काम जो स्लो हो रहा है वो थोड़ा और तेज होता। देखिए जो बीजेपी का सांसद होता तो केंद्र सरकार की तो कोई योजना ला सकता है। हाँ यहाँ वही कह रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की योजना के लिए केवल विधायक ही पर्याप्त है, वही लग सकता है। वो एथेंटिक इसीलिए असेंबली और पार्लियामेंट अलग अलग बने हैं जी, कि प्रदेश को मुख्यमंत्री देखेगा और पूरे देश को प्रधानमंत्री देखेगा। तो जो विजन आता है, जो प्रस्ताव जाते हैं उस पर सरकारें काम कर रही है पूरी तरीके से। अभी FDR की तर्ज पे 5 सड़कें RED विभाग ने बनाया और वो सड़कों का उस पर उसका लोकार्पण सांसद और विधायक दोनों ने किया। तो भारत सरकार की योजना थी। बिल्कुल। सांसद के नाते राम शिरोमणि वर्मा का नाम उसमें लिखा हुआ है, आप देखिए पत्थर पे, और विधायक के नाते मेरा नाम लिखा और दोनों नाम लिखे हुए हैं। तो क्या विपक्षी सांसद है तो उसका नाम नहीं लिखा गया, है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की मंशा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही रीजन है। मतलब आप थोड़ा बहुत ये चाह रहे हैं कि ठीक है अगर यहाँ भाई समाजवादी पार्टी का सांसद है तो ठीक वही रहने दो। नहीं तो हम कहते हैं इससे पहले तो बहुजन समाज पार्टी सांसद था। हाँ बीजेपी का भी था, बीजेपी का भी था। तो ये तो समय का चक्र है, वो धुरी है, वो चलता रहता है। कब चक्र किधर घूम जाए ये किसी ने नहीं देखा है। अच्छा क्या लगता है आपको 2027 में भी 5 महीने बाद चुनाव आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा ये लगता है कि इतनी सीटें मिल जाएंगी या जो सीटें पिछली बार आई थी वो सीटें थोड़ा कम हो सकती हैं? कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक सीटें आएंगी, इसको आप देख लीजिएगा। योगी की जो लोकप्रियता है जी वो किसी की नहीं। योगी जी ने काम किया है 9.5 साल में
हमारे योगी जी ने एक दिन का अवकाश नहीं लिया है, लगातार 24 आवर्स। 9.5 साल। 9.5 साल हो गया उनको। हाँ वो तो हो गया। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं जी। एक दिन अगर उन्होंने लिखित में अवकाश लिया हो कि आज मैं बीमार हूँ या मेरा पर्सनल का, अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस मुख्यमंत्री के बाप का निधन हो जाए वो आँख से आंसू निकाल करके भावभीनी श्रद्धांजलि अपने कोठी से दे सकते हैं, उत्तरांचल तक नहीं जा पाए अपने बाप के अंतिम संस्कार में। इस प्रदेश की व्यवस्था को उस समय कोरोना काल चल रहा था कि गड़बड़ न होने पाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो अपना प्रदेश नहीं छोड़े। वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक मनीषी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री योगी जी को माननीय मोदी जी ने चुन करके दिया है। और हमारे योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है। जिस प्रदेश में जाइए यूपी से कहीं ज़्यादा लोकप्रियता अन्य प्रदेशों में है। देखिए बंगाल में गए और जिस तरीके की लोकप्रियता थी, आप देखिए वहाँ लोग योगी 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 पूरा पंडाल गूंज रहा था और प्रचंड बहुमत की सरकार बना लाए। तो जहाँ जहाँ योगी जी जाते हैं बम बम कर देते हैं। तो क्या हम नेक्स्ट पीएम के लिए देख सकते हैं योगी जी को? आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। मोदी जी के बाद में तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और योगी जी अगर प्रधानमंत्री किन्हीं कारण से पार्टी ने कुछ किया तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। जैसे अभी तक हम लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वही तर्ज योगी पर भी लग रहा है कि योगी है तो मुमकिन है।